नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है रेडिट। आज मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स के सारे फॉर्मूलेस। इस वीडियो में मैं सारे फॉर्मूले कवर करने वाला हूं क्लास 10th के। ये सीबीएसई बोर्ड को देखते हुए फोकस की गई वीडियो है, लेकिन इनका जो यूज़ हो सकता है वो अदर बोर्ड्स में भी हो सकता है। और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं 10th क्लास में वो केवल और केवल 3 चैप्टर से ले जाते हैं। द फर्स्ट वन इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, एंड द सेकंड वन इज ह्यूमन आई, एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रिसिटी। इन तीनों से न्यूमेरिकल आते हैं। बाकी टोटल 5 चैप्टर्स है जो फिजिक्स से रिलेट करते हैं। तो इन 3 चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वे किस फॉर्मूला पर बेस्ड होते हैं उनके बारे में बताएंगे इस पूरी वीडियो में। कोई भी फॉर्मूला नहीं रहेगा। इसके साथ साथ इस वीडियो में आप जानेंगे कुछ बेहतरीन ट्रिक्स, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें बच्चे हवा समझते हैं कि पता नहीं यार कितने डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल्स बहुत इजी आने वाले हैं, बशर्ते उनके फॉर्मूलाज, उनके कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर रखे हो। तो शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर से जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहले चैप्टर में चलते हैं। तो इसके अंदर किसी भी जो लाइट का न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। आपके सामने मिरर भी हो सकता है, आपके सामने लेंस भी हो सकता है। यहाँ पे फुल डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये जो वीडियो फोकस की गई है वो केवल फॉर्मूले पर फोकस की गई है। बाकी थोड़ा थोड़ा बताता चलूँगा। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए पूरे 10th के सिलेबस पे या किसी भी टॉपिक पर जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लेंस आपने जहाँ भी रखा है तो समझो आपने वो लेंस यहाँ पे रखा है, मिरर वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। आप हमेशा जो आप 10th में पढ़ते हो ना, इस साइड सारे राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगी, इधर नेगेटिव होगी, ऊपर पॉजिटिव होगी, नीचे जो वाई एक्सिस है वो नेगेटिव होगी। वही आप समझ लीजिए यहाँ पे आप मिरर लेंस जो भी रखना है यहाँ पे सेंटर पे रख दीजिए, ओरिजिन पर रख दीजिए। इसके बाद क्या है कि इसके जो राइट हैंड साइड कोई भी क्वांटिटी आती है वो आप पॉजिटिव लेंगे, और इसके लेफ्ट हैंड साइड जो भी क्वांटिटी आएगी वो आप नेगेटिव लोगे। जो ऊपर आएगी वो पॉजिटिव लोगे, जो नीचे आएगी वो नेगेटिव होगी। एग्जाम्पल लेते हैं इस चीज का। मान के चलो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा था, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को आप यू लेते हैं और इसने इमेज बना दी यहाँ पर, और यहाँ से जो इमेज क्वेश्चन लेते हो वो आप वी लेते हो। अब आप खुद देखिएगा जो वी है वो कहाँ पे है, राइट हैंड साइड है, तो इसको आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, इसके नेगेटिव साइड है, तो यू आप नेगेटिव लोगे। वाई एक्सिस की बात करते हैं। मान के चलो अगर सीधी इमेज है तो आपकी जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर उल्टी इमेज है, जो नीचे है वो नेगेटिव, जो ऊपर है वो पॉजिटिव। तो साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। चलते हैं पहले फॉर्मूले की तरफ। इस फॉर्मूले में फोकल लेंथ जो इक्वल होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है। फॉर एग्जांपल मान के चलो ये एक मिरर है, ये एक कॉनकेव मिरर है, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 दे दी गई है, 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 का हाफ कर दीजिए आप। 10 का हाफ कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो मिरर पर बेस्ड है। यहाँ पर V डिनोट करता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, U डिनोट करता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और F डिनोट करता है फोकल लेंथ को। यहाँ पर आप 2 बातों का खास ध्यान रखें, तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, और दूसरी बात ये इनके साइन कन्वेंशन। यू मोस्टली या ये मान लीजिए आप सारे के सारे जितने न्यूमेरिकल्स होंगे सब में यू नेगेटिव ही लेना है। V डिपेंड करेगा कि वो राइट हैंड साइड बन रही है या लेफ्ट हैंड साइड बन रही है। इस बात का ध्यान रखना कि साइन कन्वेंशन में ही गलती करते हैं स्टूडेंट ज़्यादातर, और जिससे उनका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। इसका बात करते हैं मैग्निफिकेशन बाय मिरर। ये मैग्निफिकेशन से क्या पता चलता है, किसी छोटी चीज़ का बड़ा हो जाना। बड़ी चीज़ छोटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मान के चलो आपके सामने एक मिरर है, और ये जो ऑब्जेक्ट था वो 10 मीटर, एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट 10 मीटर लंबा था, और जो इसका साइज हो गया वो छोटा हो गया। मान के चलो ये 5 मीटर का हो गया। इमेज का जो साइज हो गया वो आधा हो गया, तो इसका मैग्निफिकेशन कितना हुआ, तो जितनी इमेज का साइज है
उसे ऑब्जेक्ट के साइज से आप डिवाइड कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2, नहीं तो हाफ हो गया। ऐसे बड़ा भी हो सकता है, इनका जो डिफरेंस है ये बड़ा भी हो सकता है, जो इमेज है ऑब्जेक्ट की कंपेयर में छोटी भी हो सकती है, तो इसी को मैग्नीफिकेशन बोला जाता है। तो मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ऐसे डिवाइड कर देंगे और -v/u के इक्वल भी इसको रख सकते हैं न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। माइनस का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर माइनस यहाँ से हटा दिया तो ये मैग्नीफिकेशन बाई लेंस बन जाएगा। लेंस और मिरर के मैग्नीफिकेशन में बस एक डिफरेंस है कि जो मिरर का मैग्नीफिकेशन है उसमें यहाँ पर नेगेटिव आएगा और लेंस वाले में नेगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव आता है। मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड कुछ खास बात और भी है। अगर मैग्नीफिकेशन 1 आता है तो समझ लीजिए जितनी बड़ी इमेज है उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट बना है। अगर मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा आ रहा है, यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, मैं नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ। 1 से छोटा क्या हो सकता है? 1/2 हो सकता है 1 से छोटा, या फिर आपका 1/3 हो सकता है, 1/5 हो सकता है, 0.5, ठीक है ना। इस टाइप से अगर 1 से छोटा है तो इमेज छोटी बनेगी, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा। यानी कि इमेज कैसे बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी। इमेज अगर छोटी है तो डिमिनिश्ड होती है, तो पता है आपको। लेकिन अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा है तब इमेज बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से, तो इसको एनलार्ज बोलते हैं। इसको बोलते हैं एनलार्ज्ड इमेज। एनलार्ज्ड इमेज इसको क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज। इसके बाद बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव की। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। और मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो कैसे बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज जो होगी वो रियल इन्वर्टेड होगी, अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, इस मैग्नीफिकेशन से ही हम इमेज के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। जैसे इससे क्या पता चलेगा ऊपर जो 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है या 1 के बराबर है, कि इमेज का साइज क्या है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। और इससे क्या पता चलेगा कि इमेज की नेचर कैसी है, रियल है या वर्चुअल है, इरेक्टेड है या फिर इन्वर्टेड है। इसके बाद करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। मान के चलो यहाँ पे लिखा हुआ है AμW। W मतलब होता है वाटर। अगर वाटर का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसका मतलब ये होता है कि आप वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं एयर के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे आ रहा है अगर GW, मतलब आप ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो वाटर के रेस्पेक्ट में। जो इधर लिखा होता है उसके तो आप रिस्पेक्ट पे निकाल रहे हो, और जो लिखा है उसका निकाल रहे हो, ठीक है ना। तो आप वाटर के यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हो किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। तो इस बात का ध्यान रखना। जैसे अगर बोल दिया द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, जिसके रेस्पेक्ट में वो यहाँ पर लिखेंगे और जिसका वो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इसको अगर अदल बदल कर दिया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, आंसर बिल्कुल सही नहीं आएगा। तो इसको बनाने की ट्रिक क्या है? सबसे पहले 1μ2 ये तो आप लिख लोगे क्वेश्चन से फाइंड करके किसके रेस्पेक्ट में किसका फाइंड करना है। जो यहाँ पे लिखा होता है वो हमेशा ऊपर आएगा और जो शुरुआत में लिखा होता है वो नीचे आएगा। जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा इसका उल्टा करती है, वो उसको पसंद नहीं करती म्यू को। वो कहती है अगर 1 नीचे है तो मैं तो ऊपर जाऊंगी, 2 ऊपर है तो मैं नीचे जाऊंगी। तो वेलोसिटी हमेशा इसको फॉलो नहीं करता। तो ये ऑलराउंडर फॉर्मूला है, इससे आप हर तरह के न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। कैसे आप समझिएगा, मान के चलो उसमें आ गया। क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, बस ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप ये देखिएगा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है? वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में। तो ग्लास को आप लिखोगे स्टार्टिंग में और वाटर को लिखेंगे बाद में। इसके बाद इसका काम खत्म, क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, अब आपको बस फॉर्मूला बनाना है। देखो W ऊपर लिखिएगा, जो यहाँ पे ऊपर आएगा, ग्लास को नीचे लिखिएगा। और वेलोसिटी बिल्कुल पसंद नहीं करता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास ऊपर आएगा और ये W ऊपर था ये नीचे आएगा। बस बन गया आपका फॉर्मूला। अब ध्यान रखिएगा, जिसके शुरू में कुछ नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है ना, ऐसे जिसके स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ नहीं होता उसके शुरू में एयर होता है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे, ये एयर, यहाँ पे भी एयर। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको ये तो पता है, ये तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3/2। इसकी आवश्यकता आपको नहीं है, इस पोर्शन की आवश्यकता आपको नहीं है, इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। अगर वो बोल देता द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये ग्लास का फाइंड करो, तब ये लगा सकते थे। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता किसकी है? वेलोसिटी वाले पोर्शन की आवश्यकता है। तो Vg कितना दिया गया है? ग्लास में वेलोसिटी ये दी गई है 2 × 10⁸ और VW आपको फाइंड करना है।
बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। इसमें मेन जो फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए फॉर्मूला बनाने पे। सबसे पहले क्या दिया गया है वो लिख लीजिए, फिर अपने अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला बना लीजिए। बात करते हैं अगले टॉपिक की, ये है लेंस फॉर्मूला। अब लेंस का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, सेम वही चीज है, बस वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बाकी साइन कन्वेंशन का ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। अगर साइन कन्वेंशन का ध्यान नहीं रखोगे तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। इसके बाद मैग्निफिकेशन बाय लेंस, जैसा मैंने बताया था, बस यहाँ से माइनस हट चुका है, सेम ही चीज है। इसमें अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो रियल है, पॉजिटिव है तो वर्चुअल है। यहाँ पर भी मैग्निफिकेशन ऐसे ही वर्क करता है जैसे उसमें किया था, एक से बड़ा है एक से छोटा है, और डिमिनिश्ड बनेगी या एनलार्ज बनेगी। पावर ऑफ अ लेंस, नेक्स्ट टॉपिक। पावर ऑफ लेंस जो फोकस के फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होती है। तो ये बात का ध्यान रखना कि अगर फोकल लेंथ मीटर में दी गई है तो ऊपर 1 लिख देना, अगर सेंटीमीटर में दी गई है तो 100 लिख देना। जैसे द फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द पावर, तो तब ये फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ 25 रख के। लेकिन अगर कह दिया द फोकल लेंथ इज 2 मीटर, तब ये फॉर्मूला आप यूज़ करना। इस बात का ध्यान रखना कि कॉनकेव लेंस के लिए पावर और फोकल लेंथ दोनों नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर और फोकल लेंथ दोनों पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन खत्म हो चुका है। इनके अलावा जो न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे वे मिलेंगे रे डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल्स। फॉर्मूला तो यही यूज होगी, इनके अलावा कोई भी सिंगल फॉर्मूला यूज नहीं होगा, फॉर्मूला तो ही यूज होगा। लेकिन उन डायग्राम से आप क्या फाइंड करोगे कि क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है। रे डायग्राम का काम बस इतना होता है न्यूमेरिकल्स में कि वो बताता है कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, क्या वी की वैल्यू है, क्या यू की वैल्यू है, क्या एफ की वैल्यू है, और फाइंड क्या करना है। फॉर्मूला सारे कवर हो चुके हैं इस चैप्टर के। बात करते हैं अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर बहुत ही छोटा सा है क्योंकि इसमें केवल और केवल एक ही फॉर्मूला यूज होगा। इसमें जो न्यूमेरिकल बनते हैं वे बनते हैं हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ये जो आई साइट डिफेक्ट्स होते हैं आई में, उनको रिजोल्व करने के लिए जो आप लेंस यूज़ करते हो, तो लेंस फॉर्मूला यूज़ होगा। क्योंकि आपको अगर आपकी आई में डिफेक्ट है तो वहाँ पे तो आपकी आई में लेंस ही है, कॉन्वेक्स लेंस होता है आपकी आई में, तो उसी के बेस पर यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है, लेंस फॉर्मूला। केवल एक फॉर्मूला इस चैप्टर में, यही आपको याद करना है, लेकिन इसका यूज़ करना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को। कहीं पे यू की वैल्यू 25 रख देते हैं, कहीं पे इन्फिनिटी रख देते हैं, कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। तो अब सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल आता है वो ये आता है कि एक पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है, तो उसने सिंपल कह दिया कि हाइपरमेट्रोपिया है। ये समझने के बाद आप u को सिंपली -25 यहाँ पे रख दोगे और v की वैल्यू वो देगा, f यहाँ से निकल जाएगा इजीली। अगर उसने बोल दिया कि इसको मायोपिया है तो u की जगह -इन्फिनिटी रख दोगे, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, वो होता है 0। 1/इन्फिनिटी होता है 0, तो कोई मतलब ये तो हट ही जाएगा बिल्कुल। तो मायोपिया में ये यू रख देंगे -इन्फिनिटी, और हाइपरमेट्रोपिया में -25 सेंटीमीटर रख देंगे। अब बात करते हैं उन क्वेश्चन की जिसमें लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट आती है। कैसे? एक इंसान को 2 मीटर से ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, बियॉन्ड 2 मीटर वो नहीं देख सकता है। इस टाइप से क्वेश्चन में लैंग्वेज आ गई, तब क्या करोगे? अब ये तो समझ में आ गया कि v की वैल्यू तो होगी 2 मीटर, ठीक है, लेकिन u की वैल्यू क्या रखोगे? जब 2 मीटर से ज़्यादा नहीं देख पा रहा तो मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है। तो इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक समझिएगा। अब ये समझिए कि ये गिनती है, 1 2 3 4 5 6 7 25 तक पहुंच जाएंगे, फिर 26 27, फिर कहाँ तक पहुंच जाएंगे? इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे। तो जो इंसान का जो नियर पॉइंट होता है ना देखने का, वो 25 सेंटीमीटर होता है। उससे कम उसे धुंधला ही दिखाई देगा, देख तो लेगा पर अच्छा नहीं दिखाई देगा। और माना जाता है कि जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी है, तो इंसान इसके बीच में देख सकता है, ऐसा माना गया है। अगर मान के चलो वो 2 मीटर से ज़्यादा नहीं देख पा रहा है, तो पहले ही आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये 2 मीटर है कहाँ इस लाइन में। आपको इस लाइन को याद करना पड़ेगा कि ये जो नंबरिंग है 25 से शुरू हुई और इन्फिनिटी पे ख़त्म हुई। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो उसने कहा कि एक इंसान 2 मीटर से ज़्यादा नहीं देख पा रहा है, बियॉन्ड 2 मीटर। इस पे मत चले जाना, कभी इस वाले पे चले जाओ, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। ये क्या कह रहा है, ये सारा का सारा जो स्केल है वो किस में है? सेंटीमीटर में। ये कह रहा है
2 मीटर से ज़्यादा नहीं देख पा रहा है। आप देखो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 200 सेंटीमीटर। अब 200 कहाँ पाएगा, 25, 26, 27, 28, कहीं पे 200 जरूर आएगा। बियॉन्ड यानी इससे आगे, बियॉन्ड क्या होगा, हमेशा इससे आगे होगा। इससे आगे नहीं देख पा रहा, मतलब क्या नहीं देख पा रहा है, इन्फिनिटी नहीं देख पा रहा है। तो यहाँ पे यू क्या रखोगे आप, इन्फिनिटी रखोगे। किसी ने कह दिया कि वो 30 सेंटीमीटर से कम नहीं देख पा रहा है, तो क्या नहीं देख पा रहा है, 25, तो यू 25 रखोगे। जो नहीं देख पा रहा है ना, अब वो रखोगे यू की वैल्यू, जो वो नहीं देख पा रहा है। उम्मीद करता हूँ ह्यूमन आई का ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हो पाया तो कमेंट में जरूर बताना, इसको डिटेल में समझाएंगे न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल देके। चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो पहला फॉर्मूला आता है वो होता है करंट का। करंट होता है चार्ज, क्या यहाँ पे चार्ज है, टी और टाइम है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का फॉर्मूला होता है एन, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये पता ही है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ न्यूटन, और टी यहाँ पर टाइम है। अगला फॉर्मूला है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। अब एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों के बीच में कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो दो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। कह दिया कि एक पॉइंट पे 5 वोल्ट था पोटेंशियल, वहाँ से एक चार्ज को लेके चले गए हम 12 वोल्ट पर, एक चार्ज को उठा के वहाँ पर लेके चले गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा जहाँ पर गए उसमें से जहाँ चले थे वो घटाएंगे, 7 आएगा। ये मत देखना कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अगर यहाँ पर मैं बोल दूं कि एक चार्ज को हम 10 वोल्ट से उठाकर 3 वोल्ट पर लेके आ गए, तो आप क्या करोगे, आप 10 में से 3 घटाओगे, 7 वोल्ट लेके आओगे, पोटेंशियल डिफरेंस गलत हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये जहां पर गए उसमें से जहां से चले थे, एरो देख लेना, जहां से चले थे वो घटाना है, तो माइनस के 7 वोल्ट आएगा। तो यहां पे ये समझाया गया है जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जहां पर गए, देखो ए से बी पे गए, बी पे गए तो बी में से ए घटाएंगे, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। बात करते हैं ओम्स लॉ की, वो होता है पोटेंशियल इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, V इक्वल टू IR। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो आता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस वाला। तो ये फॉर्मूला है, केवल एक ही फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई लेंथ करेंगे और अपॉन में कर देंगे एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, एक वायर है और मान के चलो इस वायर को बीच में से कट कर दिया, जब कट करेंगे तो इधर भी ऐसी सरफेस बन जाएगी और इधर भी ऐसी सरफेस बन जाएगी। तो ये जो सरफेस है ना, इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। अब कमाल के फॉर्मूले आते हैं, देखो ऐसे फॉर्मूले देखे होंगे, R1/R2 इक्वल टू L1/L2 मल्टीप्लाई, कहीं पे ऐसे आते हैं, कहीं पे स्क्वायर लग जाता है और किसी किसी में स्क्वायर नहीं भी लगता। तो आपको बताता हूँ कि किस में स्क्वायर लगेगा किस में नहीं लगेगा, समझ लीजिए। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना ही करना पड़ेगा। ये 1 2 3 4 चार चीज़ें हैं, चार में से कोई 3 दे दी जाएगी और एक आपसे पूछ ली जाएगी। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²। मान के चलो अगर एरिया ना दिया हो, वायर का रेडियस दी हो तो πr² लगाएंगे। अगर डायमीटर दे दिया गया हो तो रेडियस को क्या लिख सकते हैं, डायमीटर का हाफ का स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे πd²/4। तो एरिया का फॉर्मूला πr² भी हो सकता है, रेडियस दी हो, डायमीटर दिया हो तो πd²/4 भी हो सकता है। अब बात करते हैं ये वाले फॉर्मूले। मान के चलो अगर एक वायर था, एक वायर है और इस वायर को खींच दिया, खींच के लंबा हो जाएगा, लंबा तो हो जाएगा पर पतला भी हो जाएगा। इसका एरिया पहले ज़्यादा था, अब क्या हो गया, अब कम हो गया। पहले लेंथ कम थी, अब क्या होगी, ज़्यादा होगी। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, अगर लेंथ बढ़ी है तो एरिया घटा भी तो है। अगर स्ट्रेच किया है तो ये तीन चार फॉर्मूले हैं, इनको लर्न कर लीजिए। पहला R1/R2 इक्वल टू L1/L2 मल्टीप्लाई यहाँ पर A1 है। इसके बाद आएगा R1/R2। अगर देखो अगर इसमें न्यूमेरिकल में लेंथ और एरिया दोनों दिया हुआ हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। स्ट्रेचिंग के केस में अगर तार को खींचा गया है, अगर केवल लेंथ दी गई है तो स्क्वायर कर देंगे लेंथ का, अगर एरिया दिया गया है तो एरिया का स्क्वायर कर देंगे, और अगर रेडियस दी गई है वायर की, एरिया नहीं दिया गया है तो रेडियस की पावर 4 कर देंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे 1 2 3 4 फॉर्मूले हैं। वो कब यूज करने हैं, जब किसी तार को खींच कर उसकी लेंथ बढ़ा दी गई हो, उसका डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, एरिया भी चेंज हो जाएगा
उस कंडीशन में ये फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अब कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है फिर से बता चुका हूँ इस चीज को, वहां पर आप देख लेना। मान के चलो उसने लेंथ भी दे दी और एरिया भी दे दिया और डिस्टेंस पूछ लिया, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर लेंथ दे दी, एरिया नहीं दिया, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। अगर एरिया दे दिया, खाली लेंथ है ही नहीं इसके अंदर, तो ये यूज करोगे। और अगर रेडियस दे दी, ना लेंथ दी ना एरिया दिया, तो ये यूज करोगे। तो ये 4 फॉर्मूले आपको याद करने, किस कंडीशन में, जब तार को स्ट्रेच किया गया हो, खींचा गया हो। दूसरा केस क्या बनता है, अब तार को खींचा नहीं गया, अब तार को कट कर दिया, काट दिया बीच में से। अब कमाल की बात ये है, जब खींचा था तो एरिया तो घटेगा उसका। अब क्या हुआ, क्या एरिया घटेगा, काट दिया बीच में से। अरे जितना मोटा ये वायर था अब भी तो उतना ही रहेगा। पहले एरिया कितना था, A1, अब भी A1 रहेगा। तो केवल एक फॉर्मूला है आपको याद करना है यहाँ पे, R1/R2 = L1/L2। स्क्वायर का कोई चक्कर नहीं है। स्क्वायर कब लगता है इस पे L1/L2 के, जब स्ट्रेच करते हैं वायर को, जब हम खींचते हैं। और जब हम कट करते हैं तो स्क्वायर नहीं लगता, L1/L2 लगता है। सीरीज और पैरेलल, सीरीज क्या होता है, रेजिस्टेंस जब सीरीज में जुड़ते हैं वो क्या होता है, एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, ये R1 ये R2। अगर दोनों रेजिस्टेंस का केवल एक सिरा जुड़ा हुआ हो, एक एंड जुड़ा हुआ हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सीरीज में। लेकिन अगर दोनों के दोनों एंड्स जुड़े हुए हैं, देखो इसका ये वाला एंड भी और ये वाला एंड भी, दोनों एंड्स जुड़े हुए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल। अब मान के चलो यहाँ से करंट दिया, यहाँ से करंट दिया, तो करंट जो इसमें जाएगा वो इसमें जाएगा। मान के चलो ये एक नाला है, यहाँ से जो पानी गया वो यहाँ से तो होके जाएगा, उतना यहाँ से होके जाएगा। लेकिन अगर इस नाली के 2 रास्ते कर ले, क्या बता सकते हो इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, इक्वल तो नहीं जाएगा। अगर I करंट आया, इसमें I1 चला जाएगा, इसमें I2 चला जाएगा। तो सीरीज में तो करंट सेम होता है, लेकिन पैरेलल में करंट अलग अलग होता है। सीरीज में जो पोटेंशियल होता है वो अलग अलग होता है, और पैरेलल में जो पोटेंशियल होता है वो एक होता है। ध्यान रखना, सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में करंट अलग अलग। सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग और पैरेलल में जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। सीरीज में अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो सबको जोड़ देंगे, और पैरेलल में इनको उल्टा करके जोड़ देंगे। अगर ये तो बहुत सारे रेजिस्टेंस के लिए अप्लाई करना है। अगर केवल 2 ही रेजिस्टेंस और पैरेलल में जुड़े हो, 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में जुड़े हो, तो शॉर्टकट है इसका, ऊपर गुना नीचे जोड़। जैसे बोल दिया 2 रेजिस्टेंस, एक है 5 ओम, एक है 15 ओम, एक 5 ओम का है, एक 15 ओम का, और दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इक्विवेलेंट बताओ उनका। ऊपर तो कर दो गुना, नीचे कर दो इनका जोड़, तो कितना आ गया, 15×5 = 75 और 15×5 = 20, तो 3.75 के अप्रोक्स से आ जाएगा। अब बात करते हैं इस छोटी सी एक और ट्रिक है मेरे पास। इसमें क्या बात है, अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हो, करंट आ रहा हो, तो ऊपर वाले में कितना करंट आएगा, नीचे वाले में कितना करंट आएगा, इसका पता निकालने का सबसे बेहतरीन फॉर्मूला ये है। कैसे, देखो मान के चलो I करंट आ रहा है, ऊपर वाले में गया I1, नीचे वाले में गया I2। ऊपर वाले रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है R1, नीचे वाले रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है R2। अब अगर आपको इस I1 की वैल्यू निकालनी है, तो दूसरे वाला रेजिस्टेंस जिसमें करंट जा रहा है, उस वो नहीं, उससे दूसरे वाला तो रेजिस्टेंस, नीचे दोनों रेजिस्टेंसेस का सम कर दीजिए और मल्टीप्लाई में कर दीजिए जो नेट करंट आ रहा है। ऐसे अगर आपको I2 निकालना है, ये वाला निकालना है, तो दूसरे वाला रेजिस्टेंस क्या, R1, नीचे दोनों का सम और मल्टीप्लाई में टोटल कितना करंट आ रहा है, I आ रहा है। तो ये दोनों फॉर्मूले, इन सब का अपनी कॉपी पे नोट ज़रूर कर लेना, एक बार वीडियो को दोबारा स्पीड में चला के, क्योंकि ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके सिलेबस से रिलेटेड है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ से 10 एम्पीयर का करंट आ रहा है, इधर है 6 ओम का रेजिस्टेंस, इधर है 12 ओम का रेजिस्टेंस, तो बताइए कितना कितना जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है, मान के चलो आपको इसमें फाइंड करना है, आपको I1 फाइंड करना है। तो I1 क्या हो जाएगा, दूसरे वाला रेजिस्टेंस यानी 12, नीचे दोनों का सम 6 और 12 कितने हो गए, 18, और जितना टोटल करंट आ रहा है कितना आ रहा है, 10, तो कितना हो गया, 120/18 एम्पियर। तो इस टाइप से ऐसे आप I2 निकाल सकते हो। अगला जो फॉर्मूला है वो है हीट का। हीट होता है I² RT, I यहाँ पे करंट है, R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, T यहाँ पर टाइम है। P = VI, P = VI, एक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर, एक VI फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है इसका W/T, वर्क अपॉन टाइम इसको बोल देते हैं, या इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम।
वी पोटेंशियल, आई करंट, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। 3 फॉर्मूले हैं। अगर वी आई दिया हो न्यूमेरिकल में तो ये लगाएंगे, आई आर दिया हो तो ये लगाएंगे, वी आर दिया हो तो ये लगाएंगे। अच्छे चेंज कैसे हो रहे हैं? वी इज इक्वल टू आई आर की वजह से चेंज हो रहे हैं बार बार। खैर तो इस तरह आपके सारे के सारे फॉर्मूलाज कवर हो चुके हैं क्लास 10th के। अगर किसी टॉपिक में कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। और अगर यही नहीं 10th क्या 12th के भी फिजिक्स के कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक, कोई टॉपिक जो आपकी समझ से बाहर हो, इतनी मेहनत कर ली, यूट्यूब की वीडियोस खंगाली, आपको कुछ समझ ना आया हो तो वो टॉपिक आप कमेंट ज़रूर करें। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि उसके ऊपर वीडियोस बहुत जल्द लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर फ्यूचर में इस चैनल से थोड़ी सी उम्मीद हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।